क्या कूटनीतिक आंदोलन एनएएम एक बहुध्रुवी विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है? एक तरफ विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस जैसी दो महाशक्तियों के मध्य उपजा वैचारिक संघर्ष था जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन व फ्रांस आदि देशों के औपचारिक औपनिवेशिक चंगुल से छुटकारा पाने वाले विभिन्न नवस्वतंत्र राष्ट्र थे। ये नवस्वतंत्र राष्ट्र अभी अपनी नई दुनिया को संभालने में ही जुटे थे कि इनके सामने एक और बड़ी व विकट समस्या मुंह बाई खड़ी थी। यह समस्या थी दुनिया को दो धड़ों में बांटना। ये दोनों धड़े न केवल वैचारिक स्तर पर विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे, बल्कि इनके बीच शक्ति को लेकर आंदोलनिक प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। ऐसी स्थिति में नवस्वतंत्र देशों पर यह दबाव था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाए ताकि वह दूसरी महाशक्ति के गुटों के प्रभाव से बच सके। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन नवस्वतंत्र देशों के पास सीमित संसाधन थे। इन्हें अपने विकास के लिए किसी भी विकसित देशों के से ज़्यादा सहायता की आवश्यकता थी। ज़्यादातर राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हितकर मानते थे। शीत युद्ध के इस दौर में नवस्वतंत्र हुए राष्ट्रों के सामने स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए या तो अमेरिका जैसी पूंजीवादी महाशक्ति के साथ जुड़ जाएं अथवा सोवियत संघ जैसे समाजवादी गुट में शामिल हो जाएं। इसके अलावा ये राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और प्रशासनिक स्तर पर शैशवावस्था में थे। ऐसे में इनका किसी एक गुट में शामिल होना न केवल अपनी स्वतंत्रता को ही दांव पर लगाना था, बल्कि एक दृष्टिकोण से इन्हें अपनी विकासोन्मुख गतिविधियों को और धीमा करना था। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने इन दोनों ही गुटों से निरपेक्ष रहने का फैसला किया। इसका सीधा सा मतलब था ये राष्ट्र न तो किसी के पक्ष में थे न ही किसी के विरोध में। इन देशों ने इसे लेकर आपस में कई बैठकों का आयोजन किया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रिजनी द्वीप पर एक संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के गमल अब्दुल नासिर तथा घाना के क्वाम नक्रुमाह थे। वर्तमान में इस संगठन में कुल 120 सदस्य देश शामिल हैं। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का संघ है जो शीत युद्ध के दौर में उत्पन्न हुई दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ में से अलग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने विकास के पथ पर अग्रसर हैं। इन आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और इस संगठन में शामिल देशों को साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद तथा उपनिवेशवाद के अन्य उपकरणों जैसे आधिपत्य, वर्चस्व, हस्तक्षेप आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण के लिए भी ऐसा चाहते थे कि वे इन गुटों से निष्पक्ष रहें। अगर कोई नवस्वतंत्र देश किसी गुट में शामिल होता था तो बहुत संभावना थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भी उसकी नीतियां उन्हीं सूत्रों से परिचालित होती। साथ ही वे देश विकसित देशों के साथ बराबरी के व्यवहार में भी नहीं आ पाते। एनएएम में शामिल देश एक दूसरे के सहयोग एवं समन्वय से अपने सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक निरपेक्ष गुट के रूप में ये देश संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अपनी स्वतंत्र आवाज उठा सकते थे और तृतीय विश्व की जरूरतों के अनुसार उनकी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। अपने इन उद्देश्यों में नाम ने बहुत हद तक सफलता भी पाई। नाम ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों और धारणीय विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। इसने यूएन की वर्तमान संरचना एवं शक्ति केंद्रीकरण की आलोचना करते हुए इसके संरचनागत सुधारों के लिए सिफारिश की। इसके द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीति निर्णय में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन करना था। इसके अलावा इसने यूएस की ईरान पर चढ़ाई को लेकर अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना भी की। इसने दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य संगठनों के साथ कई मोर्चों पर सहयोग भी किया। इसके अलावा बात चाहे निःशस्त्रीकरण की हो या मानवाधिकार की अथवा सांस्कृतिक विविधता की, नाम ने हर स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। लेकिन अब समझना यह भी जरूरी है
कि जब वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन से लेकर वर्तमान दौर तक वैश्विक नीतियों में एक व्यापक परिवर्तन आया है, तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक रह गया है। चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य दो महाशक्ति के गुटों से निरपेक्ष रहकर विकास कार्यों पर ध्यान देना था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक स्तर पर शक्तियों के विभिन्न ध्रुव उभर रहे हैं, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ रह जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद से दो ध्रुवी व्यवस्था का अंत हो गया और विश्व अमेरिका के पक्ष में एक ध्रुवी होने लगा। आगे चीन तथा भारत जैसे विकासशील देशों के उभारने तथा वैश्वीकरण से उपेक्षित आशाओं के टूटने के कारण विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिबद्धता बदली तथा विदेश नीतियां बहुत हद तक आर्थिक नीतियों से निर्धारित होने लगी। रूस जैसा भारत का मित्र देश पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने लगा, तो भारत ने भी अमेरिका की तरफ अपना झुकाव जाहिर किया। अमेरिका जैसे देश ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण पेरिस एग्रीमेंट तथा TPP के पैर वापस खींच लिए, तो विश्व व्यवस्था में उपजे इस निर्वात को भरने के लिए चीन तथा भारत ने भी अपनी नीतियां बदली। भारत ने पारंपरिक लीग से हटकर विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध में विविधता लाई है एवं नीतियों में परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार देखें तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति या गुट नहीं रह गया जो वैश्विक नीतियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करता। कुल मिलाकर विश्व का स्वरूप अब द्विध्रुवी या एक ध्रुवी न होकर बहुध्रुवी हो गया। अब यह सवाल है कि बहुध्रुवी होते विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रह गई है। अब जब विश्व के समक्ष महाशक्तियों के टकराव से इतर कई अन्य प्रमुख मुद्दे उभरे हैं, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या रह जाता है। आज विश्व में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आतंकवाद जैसी समस्याएं प्रमुखता से सामने आ रही हैं। ऐसे में एक समूह के रूप में गुटनिरपेक्षता महत्वहीन अवधारणा मालूम होती है। भारत के विदेश सचिव रहे जगत सिंह मेहता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता पर बात करते हुए कहा कि NAM का उद्देश्य यह था कि हमें अपने देशों की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त हो। ऐसे में जब आज का वर्तमान विश्व इस स्थिति में पहुंच ही चुका है, आज सभी देशों को सहयोग मिल रहा है, तो हमें क्यों न इसे समाप्त कर देना चाहिए। अब जब दुनिया महान शक्तियों की प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठ चुकी है, तो इस आंदोलन को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। अगर हम ठहर कर विचार करें तो क्या वाकई गुटनिरपेक्षता की सार्थकता समाप्त हो गई है? क्या यह सच है कि विश्व की स्थितियां और उनकी अपेक्षाएं बदली हैं, लेकिन क्या नाम ने उस अनुरूप अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं किया है? अगर वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो नाम के उद्देश्य भी और बेहतर हुए हैं। यह जो अल्प विकसित और विकासशील तीसरे विश्व की दुनिया है, इसकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मजबूती से रखने की जरूरत आज अधिक महत्वपूर्ण हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मजबूती से रखने की जरूरत आज अधिक महत्वपूर्ण हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन देशों की समस्याएं अक्सर दबी रह जाती हैं, जिन्हें प्रमुखता में लाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख ध्येय रहा है। कई गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि आज की विश्व व्यवस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तन मुख्य रूप से उनके संघर्षों के परिणाम हैं और ये देश इन परिवर्तनों के लिए इस आंदोलन को ही श्रेय देते हैं। यह न केवल हमारे लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज भी विकसित देशों द्वारा गरीब तथा अल्प विकसित देशों का शोषण किया जाता है। ऐसे में उनकी आवाज़ को उठाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महती भूमिका हमेशा कायम रहेगी। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में नाम ने अपनी भूमिकाएं भी बदली हैं। अब नाम का पूरा फोकस सदस्य देशों की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटना है। यह विशेष रूप से इन समस्याओं को WTO तथा UN प्लेटफॉर्मों पर उठाता रहता है। नाम ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा धारणीय विकास लक्ष्यों को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के पक्ष में भी